नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की, जो कि है गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे से जुड़ी हुई। तो आपको जानकारी दें कि राजस्थान में सियासी हलचल तेज होती हुई इस रूप में नजर आ रही है, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर का दौरा उनका रहने वाला है। उनके साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। और माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा। और अमित शाह के जयपुर आने का कार्यक्रम अचानक बना है, लिहाजा सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह बीजेपी मुख्यालय जाने के बाद बैठकों का यहां पर दौर शुरू होगा और इस दौरे में अमित शाह परिवर्तन यात्रा को लेकर फीडबैक भी लगातार ले रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जब यहां पर पहुंचे अमित शाह तो तमाम नेताओं की मौजूदगी रही, उनका स्वागत यहां पर किया गया। तो हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। जब पहुंचेंगे जयपुर गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जयपुर जब आएंगे गृह मंत्री अमित शाह तो फीडबैक उनकी ओर से लिया जाएगा परिवर्तन यात्रा को लेकर। इसके अलावा बीजेपी की आज पहले लिस्ट भी जारी की जा सकती है। ऐसे में किन किन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगातार खड़ा होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश का फॉर्मूला वो राजस्थान में अपनाया जाएगा। और इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे खास सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अखिलेश शर्मा जी। इसके अलावा मेरे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह भी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपको रुख करना चाहूंगी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह हो जाता है, गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर आना, उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी, कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जा सकता है। बिल्कुल, जो पार्टी सूत्र हमें यही इशारा दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का फार्मूला राजस्थान में अपनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश का फार्मूला क्या है, आप जानती हैं कि जो परसों सूची आई उसमें 2 केंद्रीय मंत्री समेत जो है 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो यही फार्मूला बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी पार्टी अपना सकती है। इसी तरह से 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद भी हैं जिन्हें भी बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। हर्षा, इसी से जुड़ा सवाल आपसे मेरा रहेगा, क्योंकि लगातार आप इस दौरे को कवर कर रही हैं और क्या अपडेट मिलेगी वो भी आप साझा करिएगा, क्योंकि एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जा सकता है। क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी के अंदर डर है हार का, तभी ये फॉर्मूला यहां पर अपनाया जा रहा है, तभी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनको चुनावी मैदान में अपनाया जा रहा है। आप क्या पीछे की वजह देख रही है इसकी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ ऐसी सीट्स है जो बीजेपी के लिए टफ है और वो जो सीट्स है जो टफ है बीजेपी के लिए, उसमें वो अपने एमपीज को उतारेगी। और आपने सही कहा है कि कुछ मिनिस्टर्स को भी उतारेगी वो और कुछ एमपीज को भी उतारेगी। अब इसमें जो लार्जर मैसेज है वो ये है कि पार्टी सर्वप्रथम है। पार्टी के बलबूते पे, काडर के बलबूते पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ना कि कोई बड़े चेहरे के बलबूते पे। एक ही चेहरा है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाद में जो है वो सब सामूहिक नेतृत्व में है, यानी कि वसुंधरा राजे भी जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वो भी अमंग इक्वल्स ही है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अगर राजस्थान में बीजेपी में कुछ खेमे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का खेमा है, तो अगर और दूसरा जो गुटबाजी जो है यहाँ पर, अलग अलग क्षेत्रीय नेता अपने अपने क्षेत्र में हावी है, तो ऐसे में ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अशोक गहलोत है, उन्होंने अपने समाज कल्याण योजनाओं को लेकर वो बिल्कुल चर्चा में आ गए हैं और अच्छी फाइट में है ये सिलेक्शन में। तो जो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स रही है राजस्थान में, या अगर हम इसको हिंदी में जैसे ग्रामीण भाषा में समझाएं कि यहाँ पर जो है रोटी पलटते हैं वो तवे पे, तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार वो रोटी पलटेगी कि नहीं या रिवाज बदलेगा कि नहीं, ये उसको लेकर बीजेपी भरोसे में नहीं है और इसलिए वो फॉर्मूला लेके आ रही है
जहां पर उसके कुछ एमपीज और कुछ दिग्गज नेता, जैसे आपने राज्यसभा एमपी का भी नाम लिया है, किरोड़ीलाल मीणा भी लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। मीणा लीडर है, ट्राइबल लीडर है ईस्टर्न राजस्थान में। बहुत खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी का ईस्टर्न राजस्थान में। सबसे ज्यादा हार बीजेपी की पिछले चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान में हुई है। सातकर ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट का भी मुद्दा है। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा को राज्यसभा से हटा के वो एमएलए का चुनाव बिल्कुल लड़ा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि हर सीट उनके लिए महत्वपूर्ण है और बीजेपी पूरी कोशिश में है कि पार्टी के बलबूते पे और पार्टी के स्ट्रेंथ पे वो जीत के आए, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी रीजनल जो चेहरा है ना वो उन पे हावी हो। और हम ये नई बीजेपी का रूप देख रहे हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे ऐसे लीडर्स को एक तवज्जो दिया करते थे, लेकिन अब क्या है कि पार्टी को प्रथम रखा है और लीडर्स उसके बाद में आ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपका यहाँ पर रुको करना चाहूंगी क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज टिकट भी, जो सूची है टिकटों की, वो भी जारी की जा सकती है। तो फॉर्मूला क्या रह सकता है? देखिए, फार्मूला तो यही है बीजेपी का कि जो पिछली बार सीटें हारी हैं, सबसे पहले तो उनको जीतने का किसी भी तरह से करना, वहाँ पर उम्मीदवार इस तरह के उतारना है जो जीत सकें, यानी जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हीं को पार्टी तरजीह देगी। यही कारण है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को भी उतारने की बात हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर इन्हें उतारा गया है, तो उसके पीछे सोच यही है कि ये जीत जाएंगे वो सीटों, क्योंकि वो ताकतवर नेता हैं। और दूसरा फार्मूला यही होगा कि बीजेपी किस तरह से वहाँ पर विधानसभा में सत्ता हासिल कर सके, क्योंकि बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान का चुनाव जीतना। और ऐसे में जो उम्मीदवार अभी हैं, विधायक अभी हैं, क्या उनमें से कईयों के टिकट कट सकते हैं, ये भी एक देखने की बात होगी। तो कुल मिलाकर के यही लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति यही है कि किसी भी तरह से जो है राजस्थान में अपनी पूरी ताकत लगाई जाए ताकि वहाँ पर जीत मिल सके। हर्षा, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी वसुंधरा राजे का, क्योंकि वसुंधरा राजे जब यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली गई तो मुझे लगता है सिर्फ कमोबेश एक बार नजर आई है वो उस यात्रा में, उसके बाद तो नजर नहीं आई है। तो क्या वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, वसुंधरा राजे को जो परिवर्तन यात्रा है, 4 फेज यात्रा थी और चारों जगह जब यात्रा निकली है तब वहां पर वसुंधरा राजे मौजूद रही हैं। तो यात्रा की शुरुआत उन्होंने सवाई माधोपुर से करी, फिर अमित शाह के साथ बेनेश्वर धाम में, फिर उसके बाद में गोगामेड़ी और जैसलमेर में, चारों जगह वसुंधरा राजे रही हैं। लेकिन उसके बाद में उनका जो ऑफिस है, उनका कहना है कि उसके बाद में उनका कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था। लेकिन अगर हम उसको एक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वसुंधरा राजे का झालावाड़ में परिवर्तन यात्रा में नहीं होना अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया था। झालावाड़ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 33 साल से वो वहां पर उसका नेतृत्व कर रही है और वहां पर पुष्कर धामी आए थे। और फिर कोटा संभाग, जो भी झालावाड़ के संभाग के अंतर्गत आता है, कोटा के संभाग के अंतर्गत झालावाड़ आता है, कोटा में हेमंता बिस्वास आए थे, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता शर्मा, और उसमें वहां पर भी वसुंधरा राजे नहीं थी। यहाँ तक कि जो वसुंधरा राजे के जो एमएलए माने जाते हैं, भवानी सिंह राजावत या प्रहलाद गुंजल, वो भी स्वागत करके फिर वापस वहां पर मंच पे नहीं आए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक लोकप्रिय नेता वहां पर नहीं दिखती है तो कार्यकर्ताओं का भी एंथुजियाज्म, जोश कम दिखाई देता है। तो इसको लेकर जो है, जो वसुंधरा राजे का जो फैक्टर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस इलेक्शन में। और अब ये देखा जाएगा, सूची आज तो नहीं अनाउंस होने वाली है, ये क्लियर है। लेकिन जैसे हम बता रहे थे कि श्राद्ध पक्ष अब शुरू होने वाला है, तो 1 अक्टूबर के पहले बीजेपी की पहली सूची राजस्थान में आनी चाहिए। यहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा फीडबैक लेंगे, फिर फाइनल स्क्रीनिंग जो होगी वो दिल्ली में होगी और फिर लिस्ट अनाउंस होएगा। और जैसे मेरे साथी अखिलेश बता रहे थे, जो वीक सीट्स है उस पर वो अपने एमपीज को उतार सकते हैं। लेकिन जो वसुंधरा फैक्टर है, आपने सही कहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में, खासकर राजस्थान में जहां पर बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रही है कांग्रेस भी। बिल्कुल, यहाँ पर हर्षा मेरे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार जानकारी वो साझा कर रही हैं। और इन सब के बीच में हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी भी इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश जी, आपका भी इस खास कार्यक्रम में एनडीटीवी राजस्थान की बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जी जी, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी मिथिलेश जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा रहने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नड्डा की भी उनके साथ मौजूदगी रहेगी। किस रूप में आज आप इस दौरे को देख रहे हैं? देखिए, जो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा फैक्टर है, उस फैक्टर ने कुछ डैमेज किया है। पिछले 4.5 साल से न तो वो विधानसभा में एक्टिव थी, केवल एक बार बोली थी हाउस में जब वो बजट का मामला हो गया था तब। बाकी वसुंधरा जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें 4.5 साल में भाजपा को मजबूत किया हो। तो अमित शाह और नड्डा दोनों इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं और आरएसएस भी जाएंगे। और आरएसएस ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि वसुंधरा राजे जी के आने से जो 73 गुर्जरों के शहादत की जख्म हरी हो सकती है। और दूसरा, जो आनंद पाल वाला मामला था, वो आनंद पाल वाले मामले में चार्जशीट जारी होने से भाजपा का परंपरागत वोट बैंक है, राजपूत वोट बैंक, वो भी नाराज हो सकता है। तो कुल मिलाकर वसुंधरा राजे के ऊपर बड़ा अहम फैसला होना है। और देखिए, वसुंधरा राजे कोई कास्ट लीडर नहीं है, जैसे कोई सचिन पायलट नहीं कि गुर्जर नाराज हो जाएंगे। वसुंधरा राजे को एमएलए जीतते थे और एमएलए जीतने के भरोसे था। और वसुंधरा राजे 2 बार हारी भी तो है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हारते हैं लेकिन जो मोदी जी को 25 की 25 सीटें मिलती है। तो इन तमाम इश्यूज पे, और वो जो आरएसएस में निम्बाराम का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का भी बदला लिया जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं वसुंधरा राजे समर्थक एक विधायक का हाथ है, जिसमें जो सौम्या गुर्जर के हस्बैंड राजाराम गुर्जर का नाम आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैडम ने, चाहे सतीश पूनिया जब घेराव कर रहे थे तो अपना जन्मदिन सालासर में मना रही थी। जहां जहां भाजपा को कमजोर करने का काम 4.5 साल में किया। अब आप राज चाहते हैं, आपने कुछ किया ही नहीं, केवल नाम के दम पर राज। तो फिर वो जो पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद कार्डर, जो आपने 200 एमएलए भेजे हैं, उनका क्या होगा? ये कई फैक्टर्स हैं। इन तमाम फैक्टरों के ऊपर चर्चा करने के बाद मिथिलेश जी, यहाँ पर ये भी हो जाता है कि अगर नाराजगी वसुंधरा राजे के सामने आती है, अगर सीएम का चेहरा उन्हें नहीं बनाया जाता है अखिलेश जी, तो कहीं ना कहीं चुनाव में ये नाराजगी भारी पड़ती नजर नहीं आएगी। देखिए, बीजेपी ने मेरे ख्याल से ये सारा आकलन पहले कर लिया होगा कि हमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उतारना है या नहीं उतारना है। और यही कारण है कि उन्होंने फैसला किया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। केवल राजस्थान का ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बीजेपी भी चुनाव जो है वो सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ रही है। वहाँ पर किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है, बल्कि मध्य प्रदेश जहाँ पर बीजेपी के पहले से ही मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका नाम तक बीजेपी ने सीएम के लिए नहीं रखा। यही कहा है कि चुनाव के बाद फैसला किया जाएगा। तो ये स्पष्ट संदेश है जनता को कि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और मोदी सरकार के काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब पार्टी के नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस फैसले को माने या ना माने। जहाँ तक वसुंधरा राजे सिंधिया का प्रश्न, निश्चित तौर पर वो राजस्थान में बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता हैं और वो राजस्थान के हर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, वो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। और जो मिथिलेश जी भी कह रहे हैं, किसी जाति में भी आप उनको बांध करके नहीं रख सकते हैं। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनकी लोकप्रियता तो है। लेकिन अगर बीजेपी ये फैसला कर रही है कि हमें सामूहिक नेतृत्व में लड़ना है, तो जाहिर सी बात है कि ये फैसला सबको मानना पड़ेगा। और यही कारण है कि बीजेपी ने अब ये तय किया है कि जब सूची आएगी तो उसमें आप कई सरप्राइजिंग नाम देखेंगे। जैसा हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी उसमें हो सकते हैं जो कि खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं। तो उनकी भी जो उम्मीद है वो जगी रहेगी। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा रही, तो यानी पार्टी संदेश भी देना चाहती है कि विधानसभा चुनाव के बाद हम ये निर्णय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उनकी उम्मीदें भी जगी हुई हैं, वो अपने पूरे तन मन धन से लग करके पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन कुल मिलाकर यही हम कह सकते हैं कि इसलिए बीजेपी ने अभी तक किसी चेहरे को यहाँ पर मैदान में नहीं उतारा कि कोई सीएम फेस जो है सामने लाकर खड़ा नहीं किया, ताकि अगर कोई नाराजगी सामने ना आए किसी के चुनाव से पहले। यही हम कह सकते हैं। बिल्कुल यही कारण है कि किसी की नाराजगी सामने ना आए, क्योंकि होता है कि आप जब एक चेहरे को प्रोजेक्ट करते हैं तो जो बाकी दावेदार होते हैं वो या तो घर बैठ जाएंगे या किसी तरह का सैबोटेज भी कर सकते हैं। तो ये सारे आरोप भी उनके ऊपर लगते हैं। तो इसलिए बीजेपी ने इस बार सोच समझ करके फैसला किया कि अगर किसी राज्य में 4 दावेदार हैं तो आप चारों चुनाव लड़ लीजिए, 5 है तो आप 5 चुनाव लड़ लीजिए, आपस में फैसला जो है कर लीजिए। और अगर आप अपना चुनाव जीतते हैं, और जैसा हमने रिपोर्ट किया है कि हारी हुई सीटें जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी है, वहाँ पर इन दिग्गज नेताओं को, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को उतारा जा रहा है। अमूमन होता यह है कि जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है वो अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढता है ताकि वो बाकी राज्य में दूसरी सीटों पर प्रचार कर सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान अगर लड़ेंगे तो वो बाकी जगह भी प्रचार करेंगे। अगर नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं तो वो अपनी सीट पर तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्हें अपनी सीट पर फोकस करना होगा। और जो उसका फायदा ये होगा कि 5-10 सीटें जो आसपास की है वहाँ पर भी उसका असर पड़ सकता है।
हर्षा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि प्रकाश चंद्र के साथ जो मुलाकात हुई थी वसुंधरा राजे की, वो तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी और फिर उसके बाद चर्चाओं का बाजार इस रूप में गर्म हो गया था। हर्षा, की क्या प्रकाश चंद्र जो कि संघ से जुड़े हुए माने जाते हैं, क्या उनकी भूमिका राजस्थान में तय हो सकती है? देखिए, वसुंधरा की हर मुलाकात एक चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अशोक गहलोत के साथ थे और सीपी जोशी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई, लेकिन राजेंद्र राठौड़ भी थे। उसके बाद में उन्होंने गजेंद्र शेखावत भी उनके घर पे गए थे और प्रकाश जी यहाँ पर पुराने टाइम से जो है जो आरएसएस की तरफ से जो एक नुमाइंदा रहता है, जैसे अभी चंद्रशेखर जी हैं, वैसे प्रकाश जी भी काफी टाइम से यहाँ पर थे और उनके कार्यकाल के दौरान वो थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए आरएसएस काफी कुछ तय करता है, भले ही आरएसएस कहे कि बीजेपी तय करती है और बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन आरएसएस के काडर और आरएसएस के काम के बिना बीजेपी वो चुनाव उनको जो जीतता है उनका बैकबोन एक तरह से आरएसएस है। तो सारे जो नेता है, जैसे बीएल संतोष जी भी है, बताया जा रहा है कि वो भी आ सकते हैं जयपुर, लेकिन उनके कार्यक्रम की पुष्टि की भूमिका है बहुत अहम है और सब लीडर जो है वो आरएसएस में अपने एक तरह से बातचीत कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आरएसएस के बिना वो नहीं जीत सकते। और जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे, वो सही बात है कि ये उन्होंने आरएसएस की तरफ से जो रिपोर्ट गई है सूत्रों के हवाले से, जो अगर वो कह रहे थे तो ये बात चर्चा में है कि जो आरएसएस का रुख है वो नहीं है कहीं ना कहीं वसुंधरा जी के पक्ष में, क्योंकि जो निम्बाराम की बात उन्होंने बताई या आनंद पाल की बात बताई या जो उन्होंने गुजर पे जो फायरिंग हुई थी उसकी बात बताई, तो ये सारी चीजें सही है। ये एक तरह से एक राजनीतिक इतिहास है। जैसे अखिलेश कह रहे थे, अब भी लोकप्रिय नेता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो मनमुटाव हुआ है उसका खामियाजा हो सकता है कि इस चुनाव में एमपी में जो लिस्ट जारी की गई थी हर्षा, उसमें हमने देखा था कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए हैं। ऐसे में अगर बात कर ली जाए राजस्थान की, तो यहाँ पर सूत्र क्या बता रहे हैं, किस किस का नाम शामिल हो सकता है फिलहाल? देखिए, जो मंत्री है उनका नाम बिल्कुल शामिल हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, कैलाश चौधरी है। उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल सांसद है जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है या दिया कुमारी है जो राजसमंद से लड़ रही है, उनके पिताजी एक टाइम में जयपुर से लड़ चुके हैं और हम ये बहुत ज्यादा चर्चा है यहाँ पर कि हवा महल से वो उम्मीदवार हो सकती है। तो किरोड़ी लाल मीणा जो है, जैसे मैंने कहा, राज्यसभा सांसद है, पर वो सीट भी बीजेपी फॉरगो करके और उनको ईस्टर्न राजस्थान में उतार सकती है क्योंकि जो मीणा वोट बैंक है बहुत ही अहम वोट बैंक है। और अगर आप ईस्टर्न राजस्थान का पूरा प्रोफाइल देखेंगे तो 19 सीटों में से करीब 2 या 3 सीटें उनके पास आई हैं। पूरा का पूरा जो मीणा वोट है वो कांग्रेस की तरफ गया है, इसलिए किरोड़ी के वहां पर लड़ने के फुल चांसेस है। पिछली बार जो गुजर वोट बैंक है, वो जितने गुजरों को 9 गुजरों को टिकट दिया था बीजेपी ने और एक भी नहीं जीत के आए, क्योंकि सब लोग ने कांग्रेस को वोट दिया ये सोच के कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कांग्रेस में कि सचिन सीएम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गुजर मीणा जो वोट बैंक है ये बहुत अहम वोट बैंक है। और राजस्थान में अगर आपको राजनीति समझनी है तो कास्ट मैथमेटिक्स, जातिगत गणित समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई बड़ा वेव नहीं होता है तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है और हर सीट पे रखती है। और जो मीणा और गुजर वोट बैंक है, जो समुदाय है, वो अपने इलाके में बहुत प्रभावशाली होते हैं। वो जिस तरफ वोट देते हैं उस तरफ से दूसरे कास्ट उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है हर्षा, तो ये सारी चीजें जो मैनेजमेंट होता है, इस इलेक्शन में मैनेजमेंट अगर बहुत एमपी वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। राजस्थान में अपनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि राज बदलेगा या रिवाज बदल जाएगा? मिथिलेश जी, देखिए, मुझे उम्मीद है कि रिवाज बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान बहुत ट्रेडिशनल लोग होते हैं और अपनी परंपराओं से बहुत प्यार करते हैं। तो बाजरा जो लोग खाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि वो निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं। तो वो उसी को मानते हुए भाजपा के पास जो इनकी सर्वे रिपोर्ट है उस आधार पर ही वो वसुंधरा राजे जी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत मनाने गए और उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, तब वसुंधरा राजे जी कोर ग्रुप की बैठक में गई, तो ये तमाम मुद्दे उछलेंगे। और जिस तरीके से महारानी को रिप्लेस किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में धौलपुर की महारानी की
जगह जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ने मंच संचालन किया, वो मोदी जी के सामने बोल रही है और वसुंधरा जी नहीं बोली। ये बड़ा मैसेज है और ये तमाम चीजें बाजार में पूरी तरह तैर गई है। जैसे किरोड़ीलाल मीणा और कई जो सांसदों को लड़ाने की बात कही जा रही है, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पिछली बार जैसे प्रसादी लाल मीणा की सीट है लालचोट, अब पूर्वी राजस्थान में आप कैसे जीतेंगे? भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पूर्वी राजस्थान, इसमें इनका पूरा सुपड़ा साफ हुआ था, उसमें जीतने की सबसे बड़ा संकट है। अशोक गहलोत ने भी सोची थी 25 तारीख को जन आशीर्वाद निकालने की यात्रा निकालने के लिए झालावाड़ से और जयपुर तक, लेकिन जब वहां आई लव यू का नारा गूंजने लगा, उनके पास आईबी की रिपोर्ट आई कि वहां तो आई लव यू सुनना पड़ेगा, तो अशोक गहलोत बैकफुट पर आ गए और उन्होंने जो राजस्थान में कहावत है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में कि बहन भाई का रिश्ता है, अपनी बहन की तर्ज पर देव दर्शन यात्रा, ठीक है मिथिलेश जी बने रहिए, लौटूंगी आपके पास, मैं रुकू करूंगी। और सवाल ये बड़ा हो चला जाता है कि आखिर इस दौरे के बाद क्या तस्वीर बनती हुई नजर आती है।